स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में एसएससी सामान्य अध्ययन शिवास्त्र पढ़ेंगे, जो कि आदित्य रंजन सर के द्वारा निकाला गया बुक है। इसमें हम प्राचीन भारत को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। इतिहास सरल एवं संपूर्ण जानकारी। प्राचीन इतिहास। इतिहास 3 शब्दों इति प्लस ह प्लस आज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री इतिहास ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ अनुसंधान है। इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्य स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्यतः खुदाई में निकली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, भित्ति चित्र, स्मारक, ताम्रपत्र आदि आते हैं। पुरातात्विक अध्ययन 2 प्रकार का होता है। लंबवत। इस पद्धति के द्वारा किसी संस्कृति के काल मापन का अध्ययन किया जाता है। क्षैतिज। इस पद्धति में किसी सभ्यता संस्कृति के संपूर्ण स्वरूप को उजागर किया जाता है। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। भारत में अधिकतर अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं, प्रतिमाओं, ताम्रपत्रों एवं सिक्कों पर खुदे हुए मिले हैं। बोगाजकोई अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो एशिया माइनर तुर्की के बोगाजकोई स्थान से प्राप्त हुआ है। भारत में सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा की मोहरों पर मिले हैं, किंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। भारत में प्राचीनतम अभिलेख जिन्हें पढ़ा गया है अशोक के हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। सिक्के। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप हैं। भारत में आरंभिक सिक्के ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, जिन्हें आयत सिक्के कहा जाता है। यह सिक्के लेख रहित है। छापा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें आयत सिक्के कहा जाता है। यह सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे। भारत में सर्वप्रथम लेखयुक्त सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। धार्मिक साहित्यिक। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य तथा ब्राह्मणेतर साहित्य शामिल हैं। ब्राह्मण साहित्य वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य आदि। ब्राह्मणेतर साहित्य बौद्ध एवं जैन साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य वेद। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों का संकलन वेदव्यास ने किया है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों की रचना श्रवण परंपरा के आधार पर होने के कारण इन्हें श्रुति भी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 11 बलशील्य सूक्त एवं 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहा जाता है, जो कि पद में है। इस वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के ईरानी ग्रंथ जिन्द अवेस्ता के साथ समानता मिलती है। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना से होता है।
किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि को तथा द्वितीय सूक्त इंद्रदेव को संबोधित है। इस वेद का दूसरा व 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल तथा पहला व 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। ऋग्वेद में से 2 से 7 तक के मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। इस वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा तथा दूसरा मंडल सबसे छोटा है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्र सूर्य का दूसरा रूप को समर्पित गायत्री मंत्र है। इस वेद का 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। इसे सोम मंडल भी कहते हैं। इस वेद के 10वें मंडल में सर्वाधिक सूक्त हैं। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त भी कहते हैं। इस मंडल में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख हुआ है। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से, ब्राह्मण भुजाओं से, क्षत्रिय जांघों से, वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यजुर्वेद। यजुर का अर्थ यज्ञ होता है। यह कर्म कांड प्रधान वेद है। इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों तथा राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों तथा राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। इस वेद के पुरोहित को अथर्वण कहा जाता है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेयनी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद के एक मंत्र में चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है, जिसमें विश्व प्रेम की भावना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना व्यक्त की गई है। इस वेद में शून्य का उल्लेख हुआ है। सामवेद। साम का अर्थ गान होता है। इस वेद के पुरोहित को उदात्र कहते हैं। इस वेद के 75 सूक्तों को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये सूक्त गाने योग्य हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यह वेद सूर्य देव को समर्पित है। इस वेद में मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र मिलने हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। अथर्ववेद। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है, अतः इसे त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना संबंधी जानकारी दी गई है। इस वेद में पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेद। यज्ञ कराने वाला पुरोहित। शैली और उपवेद। ऋग्वेद। यज्ञ कराने वाले पुरोहित को होत्री, मंत्र परक शैली। उपवेद। आयुर्वेद। यजुर्वेद। यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अथर्वण कहते हैं। सामवेद। यज्ञ कराने वाले पुरोहित को उदात्री कहते हैं। अथर्ववेद। यज्ञ कराने वाले पुरोहित को ब्राह्मण कहते हैं। पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ मिलती है। पुराणों की रचना लोमहर्षि व उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है। अग्नि पुराण में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। कुछ महत्वपूर्ण पुराण और उनसे संबंधित वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण सातवाहन और आंध्र वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। उपनिषद। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ बैठना। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाए। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, जिनमें से 12 प्रामाणिक है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन तथा मैत्रेयणी उपनिषद सबसे नवीनतम है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा तथा बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तमसो सा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कुछ प्रमुख उपनिषद कठ, बृहदारण्यक, छांदोग्य, मुंडक, तैत्तिरीय, मांडुक्य, मैत्रेयणी। इस उपनिषद है। वेदांग।
वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता के लिए वेदांग नामक साहित्य की रचना हुई। वेदांग 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। ये सभी गद्य सूत्र में लिखे गए हैं। वेदांग एक दृष्टि में: शिक्षा वेद के नाक, कल्प वेद के हाथ, व्याकरण वेद के मुख, निरुक्त वेद के स्रोत, छंद वेद के पैर, ज्योतिष वेद के नेत्र। दर्शन एवं उनके प्रवर्तक: योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण, वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद या उलूक, न्याय के प्रवर्तक गौतम। महाकाव्य: महाकाव्य काव्य कला का एक महत्वपूर्ण रूप है। यह एक ऐसा काव्य है जिसमें किसी कहानी या किसी अन्य विषय पर व्यापक और कलात्मक विवरण दिया होता है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसमें 18 पर्व है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। भगवत गीता महाभारत के 6ठे पर्व भीषण पर्व का भाग है। भगवत गीता को समृद्धि प्रस्थान भी कहा जाता है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह 7 खंडों में विभाजित है, जिसमें लंका कांड सबसे बड़ा कांड है। रामायण तथा महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। रामायण तथा महाभारत का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास हुआ। ब्रह्मोत्तर साहित्य: बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन जातक कथाओं में है। ये काल्पनिक कथाओं हैं जो गद्य एवं पद दोनों में है। बौद्ध ग्रंथों अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिनकी संख्या 46 है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 उच्छेद सूत्र आते हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। लौकिक साहित्य: ऐतिहासिक पुस्तकें, विदेशी यात्रियों का विवरण आदि। ऐतिहासिक पुस्तकें: प्राचीन काल में अनेक पुस्तकों की रचना महान भारतीय लेखकों द्वारा की गई। प्राचीन काल की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें: पंचतंत्र, लेखक विष्णु शर्मा। कामंदक, पुस्तक नीतिसार। विशाखदत्त, पुस्तक मुद्रा राक्षस। पतंजलि, पुस्तक महाभाष्य। भरतमुनि, पुस्तक नाट्यशास्त्र। वात्स्यायन, पुस्तक कामसूत्र। गीत गोविंद, लेखक जयदेव। विक्रमादेव चरित्र, लेखक बिल्हण। राजतरंगिणी, लेखक कल्हण। हर्षचरित और कादंबरी, लेखक बाणभट्ट। हर्षवर्धन, नागानंद प्रियदर्शिका। कौटिल्य, अर्थशास्त्र। अमर सिंह, अमरकोश। अमोघवर्ष, कविराज मार्ग। डंटी, 10 कुमार चरित्र। विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा। भास्कराचार्य, लीलावती। जिमुतवाहन, दयाभाग। लक्ष्मीधर, कृत कल्पतरु। चरक संहिता। सुश्रुत संहिता। विदेशी यात्रियों का विवरण: भारत के विषय में जानकारी के लिए विदेशी यात्रियों का विवरण महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें से कई यात्रियों ने अपने भारत यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तकों में दिया है, किंतु कुछ यात्रियों ने बिना भारत आए ही अनुश्रुतियों के आधार पर भारत का वर्णन किया। इन यात्रियों ने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति के विषय में भी अपने विचार प्रस्तुत किए।
विदेशी यात्रियों की पुस्तक है। हेरोडोटस हिस्टोरिका, इंडिका मेगास्थनीज, नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी, ज्योग्राफी टोल्मी, सार संग्रह जस्टिन, ज्योग्राफी और ज्योग्राफिका स्ट्रोबो, फुक्योंकी फाहियान, सियुकी हेवेनसांग, शासक हर्षवर्धन। पाषाण युगीन संस्कृति। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल पूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर होता है। उदाहरण पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक, इस काल के अंतर्गत लिखित लिपि प्राप्त हुई है किंतु उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल का इतिहास साहित्य व पुरातात्विक दोनों स्रोतों पर निर्भर होता है। उदाहरण सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति। ऐतिहासिक काल, इस काल में प्राप्त हुई लिखित लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों पर आधारित है। उदाहरण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। पाषाण काल। पाषाण काल से तात्पर्य उस काल से है जब मानव के औजार पाषाण निर्मित होते थे। इस अवधि को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल लगभग 1,00,000 से 10,000 ईसा पूर्व। दूसरा मध्य पाषाण लगभग 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। तीसरा नवपाषाण काल लगभग 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के लोग निर्गिटो जाति के थे। इस काल में मानव पूर्णतः आखेट शिकार पर निर्भर था तथा खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं। इस काल में मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। इस युग में मानव को अग्नि का ज्ञान हो चुका था किंतु वह उसके उपयोग से परिचित नहीं था। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुड ने मई 1863 ईस्वी में मद्रास के पलवरम नामक स्थान से पूरा पाषाण काल का एक उपकरण हस्त कुठार प्राप्त किया। रॉबर्ट ब्रूसफुड को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण 550,000 से पहला निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल 5,00,000 से 50,000 ईसा पूर्व। दूसरा मध्य पूरा पाषाण 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। तीसरा उच्च पूरा पाषाण 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक, जिसे मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है, पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच अस्तित्व में आया। 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के उपकरणों मिक्रोलिथ की खोज C.L. क्राइल ने विंध्याचल क्षेत्र में की थी। सूक्ष्म पाषाण उपकरण का संबंध मध्य पाषाण काल से है तथा इस काल में औजार बनाने की तकनीक फ्लोटिंग कहलाती थी। मेसोलिथिक युग के अंत में लोगों ने फसलें उगाना और पशुपालन करना शुरू कर दिया, जिसमें घरेलू पशुओं की नियंत्रित खेती, प्रबंधन और उत्पादन शामिल है। इस काल में कुत्ते के पालतू बनाया गया। भारत में मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान में बागौर, गुजरात में लंधनाद, बिहार के पैसरा, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, तमिलनाडु में टेरी समूह आदि। नवपाषाण काल। इस काल में मानव ने सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत की। इस काल की सबसे बड़ी खोज गेहूं को माना जाता है। पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण काल का प्रमुख औजार है। इसके अतिरिक्त अन्य उपकरण छेनी, बसूले, सेल्ट है। इस काल के मानव पॉलिश युक्त पत्थर के औजारों और पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। पॉलिश किए हुए उपकरणों का प्रयोग करने के कारण इस काल को पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति भी कहा जाता है।
मनुष्य इस काल तक घुमक्कड़ जीवन त्याग कर अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रागैतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य मेहरगढ़, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती, इनाम गांव महाराष्ट्र, मातृ देवी की लघु मूर्ति, हाथी दांत के मन के, बागौर राजस्थान, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, चिरांद बिहार, हड्डी के औजार, बुर्ज होम कश्मीर, गर्त आवास, पालतू कुत्तों को मालिक के शव के साथ दफनाना, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, चावल का साक्ष्य, नेवासा महाराष्ट्र, सूती कपड़े पटसन का साक्ष्य, भीमबेटका मध्य प्रदेश, प्रथम मानव गुफा चित्रकला, दैमाबाद महाराष्ट्र, जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल, गुनोरिया मध्य प्रदेश, भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष, हड़प्पा, पीतल की एक गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृग मूर्ति, गेहूं और जौ के दाने, प्रसाधन मंजूषा, 6 से 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त दूसरा सबसे बड़ा विशाल अवशेष, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, विशाल अन्नागार, सबसे बड़ी इमारत, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा का अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, लोथल, लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो, चतुर्भुजाकार अग्निवेदी, धान चावल बाजरे के साक्ष्य, घोड़ों की लघु मृण मूर्ति, गोदीवाड़ा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर तथा इस सभ्यता की सबसे विशाल संरचना, फारस की मुहर, 3 युगल समाधान, अग्निकुंड के साक्ष्य, एक मृदभांड जिस काल पर एक कौआ तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है, पंचतंत्र की कहानी चालक लोमड़ी से लिया गया है, कालीबंगा, जूते हुए खेत, सार्वजनिक नाली प्राप्त नहीं हुई है किंतु लकड़ी की नाली मिली है, यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ है, वनमाली, जौ की उत्तम किस्म की खेती के साक्ष्य, तांबे के बड़ाग्र, मिट्टी के बर्तन, धवन पात्र, चन्हुदड़ो, यह एक औद्योगिकी नगर था, मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य, लिपस्टिक, हाथी का खिलौना, पीतल की इका गाड़ी, यहाँ से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, एक मुहर पर बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह वाली एक मुहर प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार, सर्वप्रथम वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के मोंटीगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल की खोज की। इस सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता दोनों ही नामों से जाना जाता है। रेडियो कार्बन पद्धति C14 के आधार पर इस सभ्यता की तिथि 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी स्थल मंडा जम्मू, दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर पाकिस्तान है। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल, प्रमुख स्थल उत्खनन वर्ष और उत्खननकर्ता, हड़प्पा उत्खनन वर्ष 1921, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो उत्खनन वर्ष 1922, उत्खननकर्ता रखलदास बनर्जी, लोथल
वर्ष 1957 उत्खननकर्ता SR राव चन्हुदड़ो। वर्ष 1931 उत्खननकर्ता NG मजुमदार रोपण। वर्ष 1953 उत्खननकर्ता जगदत्त शर्मा कालीबंगा। वर्ष 1953 उत्खननकर्ता अमलानंदन घोष आलमगीरपुर। वर्ष 1958 उत्खननकर्ता जगदत्त शर्मा राखीगढ़ी। उत्खनन वर्ष 1969 उत्खननकर्ता सूरजभान और रफीक मुराल वनमाली। उत्खनन वर्ष 1973 उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट धौलावीरा। उत्खनन वर्ष 1990 से 91 उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। यहाँ से मारुति देवी अंकित एक लघु मुद्रा प्राप्त हुई है। धौलावीरा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य कृत्रिम जलाशय, खेल के स्टेडियम तथा सूचना पट साइन बोर्ड। यूनेस्को ने गुजरात स्थित धौलावीरा को वर्ष 2021 में भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। रोपण स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया एक उत्खनित प्रथम स्थल रोपण व दूसरा स्थल कालीबंगा। मानव की कब्र के साथ कुत्ते के सावधान के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी की विशेषता नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकासी प्रणाली भी थी। नगर योजना जाल पद्धति पर आधारित थी। सड़कें एवं गलियों योजना अनुसार निर्मित की गई थी। सड़कें कच्ची ईंटों की बनी होती थी। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर विन्यास नगर 2 भागों में बंटा होता था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला इसमें किला और दुर्ग आयताकार होता था। पूर्वी टीला इसे निचला नगर कहते थे। यह सामान्य जनता का आवास क्षेत्र होता था। नलिया जल निकासी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय व्यवस्था थी जो अन्य किसी समकालीन सभ्यता में नहीं मिलती है। नलियाँ ईंटों या पत्थरों से घिरी होती थी। भवन हड़प्पा कालीन नगरों के भवन साधारणतया छोटे छोटे आवासीय भवन होते थे जिसमें 4-5 कमरे होते थे। कुछ विशाल 2 मंजिला भवनों का भी निर्माण किया गया। प्रत्येक मकान में रसोई घर और स्नानघर होता था। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर पीछे की तरफ खुलते थे। सामाजिक स्थिति हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। समाज के 4 वर्ग विद्वान और योद्धा व्यापारी व श्रमिक थे। लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। आभूषण का प्रयोग स्त्री तथा पुरुष दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल शतरंज, नृत्य, पशुओं की लड़ाई सर्वोत्तम साधन थे। सावधान के 3 प्रकार थे। पहला पूर्व सावधान, दूसरा आंशिक सावधान, तीसरा दाह संस्कार। धार्मिक जीवन हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक मातृदेवी, पशुपति, लिंग आदि की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। उसके सिर पर 3 सिंह है। इस मुहर पर 6 पशु बने हैं। मूर्ति के बाएं ओर एक गैंडा, एक भैंस अंकित है। मूर्ति के दाएं ओर एक हाथी, एक चीता तथा सामने 2 हिरण है। इस मूर्ति को पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। इस सभ्यता के किसी भी स्थान से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजते थे।
स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। आर्थिक जीवन हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन तथा व्यापार पर निर्भर थी। कृषि यह सभ्यता व्यापार प्रधान थी, किंतु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के लोग संभवतः लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार का प्रयोग अनाज को रखने के लिए किया जाता था। दूसरा, अनाज। सिंधु सभ्यता से 9 प्रकार के अनाज मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न जौ तथा गेहूं था। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। ये अनाज निम्न है: पहला चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा जौ, चौथा खजूर, पांचवा तरबूज, छठवां मटर, सातवां राई, आठवां तिल, नौवां कपास। पशुपालन इस सभ्यता के लोग बैल, बकरी, भेड़, सूअर आदि पालते थे। इस सभ्यता में कुबड़ वाले बैल का विशेष स्थान था। गाय की आकृति किसी भी मृग मूर्ति पर प्राप्त नहीं हुई है। इस सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। शिल्पकला इस सभ्यता के लोग तांबे के साथ टीन 9:1 के अनुपात में मिलाकर कांसा बनाते थे। इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। व्यापार यह सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। इस सभ्यता के मिस्र व सुमेरियन सभ्यता से संबंध थे। लोथल से फारस की मुहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता से विभिन्न क्षेत्रों से आयात की जाने वाली वस्तुएं। आयातित वस्तुएं: तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से लाए जाते थे। टीन अफगानिस्तान और ईरान से लाए जाते थे। गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्थ मेसोपोटामिया से, सीसा ईरान से लाया जाता था। मापतौल हड़प्पा में मानकीकृत मापतौल प्रचलित थी। तौल की इकाई 16 का अनुपात में थी, जैसे 16, 64, 160, 320 आदि। इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। अधिकांश लिपि के नमूने सेल खड़ी की मुहरों पर मिले हैं। मुहरें हड़प्पा की मुहरें सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी होती थी। सबसे अधिक मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृण मूर्तियाँ टेराकोटा इस सभ्यता में अधिक संख्या में आग में पकी हुई टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली है। इन मृण मूर्तियों का निर्माण हाथ से चिकोटी पद्धति द्वारा किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन सिंधु सभ्यता जैसे अपने उद्भव में क्रमिक विकास के दौर से गुजरी थी, ठीक वैसे ही उसका पतन भी क्रमिक रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के निम्न कारण: प्राकृतिक आपदाएं, नदियों का सूखना, बाढ़ आना, भूकंप और जलवायु परिवर्तन। व्यापार में गिरावट, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट। आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का क्षरण, सामाजिक बदलाव और शहरों का परित्याग। बाहरी आक्रमण, इंडो यूरोपीय जनजातियों जैसे आर्यों का आक्रमण। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।